हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस कवर कर रहे थे। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस के पहले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज है वो दो रूल फॉलो करके टैक्स लेते हैं। वन इज योर रेसिडेंट रूल, अनदर इज योर सोर्स रूल। ओके, सोर्स रूल के हिसाब से अगर आपकी इनकम का सोर्स किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में है, देन उस कंट्री के पास टोटल राइट्स है कि वो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ले सकता है। लेकिन रेसिडेंट रूल आपका ये बोलता है कि अगर आपने एक बार किसी कंट्री का रेसिडेंट बन गए ना, तो उसके बाद उस कंट्री के पास राइट है कि वो आपकी पूरी दुनिया की जितने भी इनकम है सारे के ऊपर वो टैक्स ले सकता है। तो इंसिडेंट अपॉन टैक्स एक पर्सन के टैक्स लायबिलिटी इंडिया में कितना होगा डिपेंड करता है कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल निकालना पड़ता है एंड ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप से सर कैसे अलग है। सिटीजनशिप में आपको बहुत सारी चीजें मिलता है। अगर आपको किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप लेना है तो आइदर तो आप उस कंट्री में पैदा होने चाहिए, या फिर आपके पेरेंट्स उस कंट्री के सिटीजन होना चाहिए, या फिर आपने उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। एक बार अगर आप सिटीजन बन जाते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको उस कंट्री में लाइफ टाइम रहने के लिए एक्सेस मिल जाएगा। आप उस कंट्री में प्रॉपर्टी वगैरह विदाउट एनी लीगल हेजिटेशन खरीद सकते हो। आपको लीगल राइट्स बहुत सारे मिलेंगे। अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आप उसमें वोट भी कर सकते हो। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या होता है, अगर आप किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर डे के लिए स्टे करते हो, एक पर्टिकुलर डे स्टे करते हो, देन यू विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अगर आप एक बार रेसिडेंट बन जाते हो ना, तो उसके बाद उस कंट्री के पास राइट है कि वो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ले सकता है। ठीक है, अब इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के रेसिडेंट भी एंड इंडिया के सिटीजन है। जैसे कि एग्जांपल है हम जैसे लोग क्या करते हैं, इंडिया में ही स्टे करते हैं और हम लोग इंडिया में ही पैदा हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंडिया के सिटीजन तो है लेकिन इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका विजय मल्ल्या। विजय मल्ल्या क्या है, इंडिया का सिटीजन है लेकिन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि बहुत साल से वो इंडिया में नहीं रह रहा है। इसका उल्टा एक एग्जांपल हो सकता है कि कुछ लोग इंडिया के रेसिडेंट तो है लेकिन वो सिटीजन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के पास यूके की ब्रिटिश सिटीजनशिप है, लेकिन वो इंडिया में ही रहती है, इंडिया में ही फिल्म वगैरह बनाती है, तो इस वजह से वो इंडिया की रेसिडेंट है बट नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्संस वो कैलकुलेट किया था। सबसे पहले हमारी लिस्ट पे आते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस सर हमें कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखो, किसी भी इंडिविजुअल को हम पहले दो टाइप में डिवाइड करेंगे। वन इज योर रेसिडेंट, अनदर इज योर नॉन रेसिडेंट। इनकम टैक्स में बेसिक कंडीशन बोल के दो कंडीशन है, अगर ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशंस प्रोवाइड किया गया है जिसे बोला जाता है बेसिक कंडीशंस। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन एक भी फुलफिल कर लेता है, कोई भी इंडिविजुअल कोई एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है, देन उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ हाल ही फिलहाल में कुछ एक नया कंसेप्ट भी आया है डीम्ड रेसिडेंट बोल के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन जाता है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन सकता है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन सकता है। अब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करना है, देन आप रेसिडेंट बन जाओगे। उसके साथ साथ आपको एडिशनल कंडीशन दो फुलफिल करना है, बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना है, तो फिर आप बन जाओगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर सर आप एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हो या फिर कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, देन आपको बोला जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सर बात करते हैं बेसिक कंडीशन की। बेसिक कंडीशन हमारा क्या था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो बेसिक कंडीशन मेंशन है, आपको एक फुलफिल करना है। कोई एक भी अगर आप फुलफिल करते हो देन यू विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पहला बेसिक कंडीशन है 180 एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। एसएससी को इंडिया में स्टे करना चाहिए करंट प्रीवियस ईयर में। आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, 2024 2025। 2024 2025 is the previous year for you. So 182 days or more during the current previous year. आपको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये भी आप कंडीशन फुलफिल कर सकते हो। दोनों में से अगर आप किसी एक कंडीशन भी आप फुलफिल करते हो देन आप क्या बनोगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इंडिया का मतलब क्या है सर, लैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उसके बाद सर टेरिटोरियल वाटर के बारे में बात करें तो टेरिटोरियल वाटर क्या है, सी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी एरिया आता है वो हम बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ओके, 1 नॉटिकल माइल्स की अगर हम बात करें, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। डन सर, डन। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज आपको क्या करना है, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिप्रेचर दोनों को कंसीडर करना है। कंटिन्यूअस स्टे नहीं होना चाहिए, यानी कि आप पार्ट कभी आप 30 दिन 40 दिन 50 दिन ऐसे भी करके 182 डे स्टे इंडिया में कर सकते हो। ये कंटिन्यूअस स्टे नहीं है, आपको टोटल में स्टे करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे अब। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सैम कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025। सैम एक पर्सन है जो कि इंडिया पहली बार आया है 2024-2025 में, पहली बार आया है 2024-2025 में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया फॉर 150 डेज, 183 डेज एंड 153 डेज। देखो 3 कंडीशन हमें दिया हुआ है, यानी कि 3 केस दिया हुआ है। एक में बोल रहा है कि सैम ने ओनली 50 डेज स्टे किया है, एक में बोल रहा है कि सैम ओनली 183 डेज स्टे कर रहा है, एंड एक में बोल रहा है कि सैम 153 डेज स्टे कर रहा है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। ओके, तो चलिए बात करते पहला पॉइंट का। सर पहले में उसका स्टेटस क्या होगा, क्या वो एक रेसिडेंट बनेगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट बनेगा? आंसर है वो एक नॉन रेसिडेंट बनेगा। क्यों सर? क्योंकि बहुत ही सिंपल सा चीज है, उसने दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। क्योंकि दोनों कंडीशन में से क्या है, पहला कंडीशन है कि एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज, वो तो नहीं कर रहा है। और दूसरा जो कंडीशन है 60 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर, तो ये भी वो स्टे नहीं कर रहा है। ओके, तो दोनों कंडीशन वो स्टे नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वो बनेगा नॉन रेसिडेंट। बिकॉज ही विल बी ट्रीटेड एज ए नॉन रेसिडेंट because he does not satisfy any basic condition। दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वो नॉन रेसिडेंट है। दूसरा वाला सर क्या होगा, दूसरा मतलब डबल आई। डबल आई की अगर मैं बात करूं बिट नंबर 2 का, वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा सर। क्यों रेसिडेंट बनेगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसने 183 डेज स्टे किया, यानी कि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आज मिस्टर सैम सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन he will be treated as रेसिडेंट, वो रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सर, उसने 153 डेज स्टे किया है। अब देखिए 182 वाला कॉन्सेप्ट तो वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो 60 डेज करंट प्रीवियस ईयर से ज्यादा रह रहा है, 60 डेज से ज्यादा करंट प्रीवियस ईयर में वो स्टे कर रहा है। लेकिन सर पॉइंट ये है कि वो पहली बार इंडिया आ रहा है, तो वो पिछले 4 साल में 365 डेज स्टे नहीं किया है। ठीक है, हमारा जो कंडीशन है वो है 60 डेज इन द करंट प्रीवियस ईयर, 60 डेज, हमारा जो कंडीशन है वो है 60 डेज इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 ईयर्स, 365 डेज इन 4 ईयर्स। ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड बैलेंस 4 ईयर में 365 डेज। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, बिकॉज ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर ये पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो 2 बेसिक कंडीशन है ना, उसमें से एक वाला कंडीशन है 182 डेज। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो है 60 डेज एंड 365 डेज।
अब मैं बोलूँ कि ये जो 60 डेज एंड 365 डेज वाला कंडीशन है वो काफी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो कंडीशन है इसका एक्सेप्शन है। अब मैं आपको लॉजिकल भी बताऊंगा कि क्या एक्सेप्शन है और क्यों क्यों सेकेंड बेसिक कंडीशन को कुछ लोगों के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेरे क्लास में आप एग्जाम ओरिएंटेड होके नहीं पढ़िए, मैं आपको भले ही क्वेश्चंस दूंगा, आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस दूंगा कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है आपका, लेकिन आपको जो भी पढ़ना है वो लॉजिकली पढ़ना है, ठीक है। सो एक्सेप्शन ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन, कुछ लोगों के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है और उसका रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले। तो पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे टाइप के लोग हैं जिनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला पर्सन क्या है, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। कोई इंडिया का सिटीजन अगर है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए आउटसाइड इंडिया में जा रहा है तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल है। ओके सर, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है कि कोई अगर इंडियन सिटीजन फॉरेन को जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर राम का। मिस्टर राम एक ऐसा पर्सन है जिसका जॉब हुआ है एप्पल में, एप्पल कंपनी में उसका जॉब हुआ है। उसका जो इंटरव्यू था वो एप्पल कंपनी में था। ज्वाइनिंग डेट की अगर मैं बात करूं, ज्वाइनिंग डेट है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को उसे एप्पल कंपनी में उसका इंटरव्यू हुआ और एप्पल कंपनी में एप्पल आईएनसी में उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब उसका कंपनी में जॉब हुआ। ज्वाइनिंग डेट था 1 जुलाई। एप्पल वालों ने बोला कि देखो 2-3 महीने आप अपने फैमिली के साथ रहो, उसके बाद आपको यूएस आना है और यूएस में जाके आपको क्या करना है, हमारी कंपनी हैंडल करना है, ठीक है। अगर सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी ओनली 60 लाख है, क्योंकि एप्पल कंपनी है तो बहुत ही कम सैलरी आपको पे करता है, 60 लाख का ओनली सैलरी है, ठीक है। सो ज्वाइनिंग डेट है। पॉइंट ये है कि उससे पहले मिस्टर राम कभी इंडिया छोड़ के नहीं गया है, ठीक है। इससे पहले मिस्टर राम ने क्या किया है, कभी भी इंडिया छोड़ के नहीं गया है। वो बेचारा इंडिया में ही था, इंडिया में ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे करता था, लेकिन नया नया उसे जॉब लगा है, ठीक है, और 60 लाख का पैकेज। अब पॉइंट है कि जब ये 60 लाख का सैलरी आ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे अप्रैल का महीना, ठीक है, जिसमें 30 दिन होते, मई का महीना जिसमें 31 डे है, जून का महीना जिसमें 30 डेज है, ठीक है। आपने टोटल इंडिया में 91 डेज स्टे किया है और आप पिछले 4 साल में आराम से 365 डेज स्टे कर रहे हो, तो आप तो हमारा सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। देखो इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला कि भाई मिस्टर राम देखो बात ऐसा है कि आपने 3 महीना इंडिया में स्टे किया है, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, ठीक है। अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, ये तीनों महीना आपने इंडिया में स्टे किया है। सो आप 60 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे करते हो एंड आप पिछले साल या फिर आप लास्ट सब्सिक्वेंट 4 साल में आपने क्या किया है, 365 डेज हर साल स्टे कर रहे हो, तो आप तो सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। और एज पर द रूल अगर आप कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। तो आपको हम क्या कर रहे हैं, इंडिया का रेसिडेंट ट्रीट कर रहे हैं। और एक बार अगर आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए तो आप दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी इनकम करिए, आपको टैक्स देना है इंडिया में, ठीक है। तो बेचारा इंडिया में भी टैक्स देगा, ठीक है। यूएस वाले क्या बोल रहे हैं, यूएस वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ पे 9 मंथ स्टे किए हो, ओके। यूएस वाले क्या बोल रहे हैं कि यूएस में उसने 9 मंथ स्टे किया है, सो ये तो ग्रेटर देन 182 डेज हो रहा है, तो भाई आप तो यूएस का भी रेसिडेंट हो, ओके। और यूएस गवर्नमेंट के पास पूरा हक है कि इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लेना है। तो आपका जो 60 लाख का सैलरी है उसमें इंडिया गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम तो 30% टैक्स लेंगे प्लस सरचार्ज वगैरह भी लेंगे। यूएस गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम भी 30% का टैक्स लेंगे। उसकी बीवी बोल रही है कि मुझे 20% दे दो, ऊपर से जीएसटी वगैरह अलग से, ठीक है। तो बेचारे के पास बचेगा किसना, कुछ नहीं बचेगा। तो मिस्टर राम ने बोला कि नहीं मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करना, आप लोग ऐसे करते हो, मैं जा रहा हूँ, इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इंडिया में भी नहीं रहूंगा, मैं यूएस में भी जॉब नहीं करूंगा, मैं बस घर में बैठा रहूंगा। तो जब इंडिया गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अरे भाई एक्चुअली मिस्टर राम के साथ गलत हो रहा है,
क्योंकि बेचारा दोनों जगहों पे टैक्स दे रहा है, दोनों जगहों पे वो टैक्स दे रहा है, जबकि वो, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकता, लॉ में ऐसा है ना, लॉ में ऐसा है कि आप 60 डेज एंड 365 डेज अगर आप इंडिया में स्टे करते हो देन यू विल बिकम द रेसिडेंट। दोनों में से एक कंडीशन तो मिस्टर राम सेटिस्फाई कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर मिस्टर राम जॉब करने नहीं जाएगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगा सर पता है? प्रॉब्लम ये होगा कि मिस्टर राम की तरह बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड इंडिया में रहेंगे। अगर एक बार वो कोई अनएम्प्लॉयड रहता है तो बेचारा वो इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है कि इंडिया की यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जो भी है चलो हम एक काम करते हैं, हमारा ही बंदा है, इंडिया का ही सिटीजन है, बाहर जाके जॉब करके कुछ कमाई करना चाहता है, अपने घर वालों को ही पैसा भेजेगा, तो इससे अच्छा है कि इसके लिए हम टैक्स छोड़ देते। तो इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आप एक इंडिया के सिटीजन हो एंड अगर आपने इंडिया छोड़ा है, आप एक इंडिया के सिटीजन हो और अगर आपने इंडिया को छोड़ के गए फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, अगर अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जॉब वगैरह करने के लिए बाहर गए हो ना तो आपके ऊपर ये सेकेंड वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड वाला कंडीशन मतलब 60 डेज एंड 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद और एक टाइप के सिटीजन है जिनके लिए सेकेंड वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन है? इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप एंड शिप मूव्स आउटसाइड इंडिया। देखो जो लोग शिप में काम करते हैं ना, शिप जो होता है बड़े बड़े शिप्स, उसमें जो लोग काम करते हैं उनका काम क्या है? शिप में रहना, शिप में जो भी सामान वगैरह है उसे लोड करना, शिप को चलाना, शिप में बाकी जो काम है वो करना, जो मर्चेंट नेवी में बेसिकली होते। एक बड़ा सा शिप को ना बहुत टाइम लगता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में, क्योंकि बहुत सारा सामान वो लेके जाते हैं। अगर इंडिया से कोई शिप जा रहा है यूएस तो क्या होगा? इंडिया में बहुत सारे सामान पहले लोड होगा, उसके बाद यूएस जाएगा, यूएस में वो सामान अनलोड होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? नॉर्मली इंडिया के बाहर ही रहते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास चाहे जॉब हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वो शिप में रहना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इनके साथ भी तो गलत हो रहा है। अगर कोई पर्सन इंडिया में सिर्फ 2 महीने रह रहा है, सपोज मिस्टर राम एक शिप में काम करता है, मिस्टर राम क्या करता है? एक शिप में काम करता है, शिप का एक क्रू मेंबर है वो, बिल्कुल बिल्कुल। अब शिप का क्रू मेंबर है, पिछले साल इसी साल उसने शिप ज्वाइन किया है, लेकिन इसके पिछले साल वो इंडिया में ही रहता था, उसका कुछ काम नहीं था। अभी वो यूएस जाना चाहता है, जिस शिप में वो काम करता है वो शिप यूएस जाने वाला है। ठीक है, और यूएस में वो 8-9 महीने रहेगा, इंडिया में सिर्फ 2 महीने रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इस टाइप के लोगों के ऊपर भी टैक्स लेगा तो ये लोग भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इनके साथ भी जेन्युइन गलत हो रहा है, हम क्या करेंगे? इन्हें भी क्या करेंगे? सेकंड वाला बेसिक कंडीशन से दूर रखेंगे। सो 2 टाइप के पर्सन है, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, दूसरा है इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप एंड शिप मूव्स आउटसाइड इंडिया। ये जो 2 टाइप के लोग हैं, इन दोनों के लिए रूल्स क्या है सर? सिर्फ आपको एक ही कंडीशन अप्लाई होगा, वो है 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट। अगर 182 डेज आप रहते हो इंडिया में देन यू ओनली बिकम द रेसिडेंट। अगर आप इंडिया में 182 डेज स्टे नहीं करते हो तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। ओके, एक चीज आपको याद रखना है कि आपका जो इंडियन सिटीजन जो शिप में काम करता है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि सर वो इंडिया में कितना दिन रहा है और कितना दिन नहीं रहा है? इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम है CDC, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट के टाइप का होता है। अगर आपके कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग डेट एंड एग्जिट वाला डेट देखो, आपकी ज्वाइनिंग डेट एंड साइनिंग डेट, ये दोनों डेट जो है ना, ये दोनों डेट, आपकी ज्वाइनिंग डेट एंड साइनिंग डेट, आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है और आपकी साइनिंग डेट जो है, दोनों डेट में जो भी गैप है, सपोज मैं 1 अप्रैल 2024 में शिप में ज्वाइन किया है, जो कि मैंने CDC, मेरा जो CDC है कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज चार्ज, उसमें इंटर हुआ है, और आपकी जो एग्जिट डेट है वो है 12 दिसंबर 2024। तो इस डेट से इस डेट तक, मतलब 1 अप्रैल से 12 दिसंबर तक मैं इंडिया में नहीं हूं, इसे काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैं इंडिया में नहीं हूं, ये बात क्या करेगा? ये मतलब इस डेट से लेके इस डेट तक मैं इंडिया में नहीं हूं, इसे काउंट किया जाएगा। और इन दोनों टाइप के लोगों के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट चेक करना है। अगर ये लोग 182 डेज इंडिया में रहते तो वो इंडिया का रेसिडेंट है, अदरवाइज वो इंडिया के नॉन रेसिडेंट है।
इसके बाद स्टूडेंट्स और भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया को विजिटिंग पर्पज के लिए आते हैं। तो इनके बारे में क्या रूल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं।